नमस्कार दोस्तों, ईडी के निशाने पर विपक्षी नेता उठ रहे हैं कई गंभीर सवाल और ये गंभीर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीते 21 मार्च रात 9 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के संयोजक को ईडी गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। ये गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होने वाली है। देश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर ली और इससे कुछ ही दिन पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी गिरफ्तार कर ली थी और वह भी जेल में। जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है वो 2 साल पुराना है, शराब नीति घोटाला मामला। इस मामले की ईडी 2 साल से जांच कर रही ईडी सीबीआई और इस मामले में आम आदमी पार्टी के कई बड़े सीनियर लीडर जो मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह से लेकर के सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में है। लेकिन ये सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी पिछले साल। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर के 2022 यानी कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो 2014 से लेकर के 2022 बीते 8 साल में 121 नेता पर ईडी कार्रवाई की यानी ईडी ने जांच की और इस 121 में से 115 नेता विपक्ष के थे, यानी कि 95% ईडी की जो कार्रवाई है जांच वो विपक्षी नेता पर। लेकिन यही आंकड़ा हम यूपीए सरकार से कंपेयर करें, मतलब कि 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार केंद्र में थी। इस दौरान ईडी 26 मामलों की यानी 26 नेताओं की जांच पड़ताल की और 26 में से 14 नेता ऑपोजिशन के थे, यानी कि अप्रॉक्स आधा के करीब सत्ता पक्ष के लोगों की भी जांच कर रही थी ईडी और आधा से कुछ ज्यादा मतलब कि विपक्ष के नेता की भी जांच कर रही थी। लेकिन यही आंकड़ा 2014 से लेकर के 2022 के बीच में काफी बदल जाते, यानी 95% जांच ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को कर रहे हैं और इसमें भी अलग अलग स्टेट में जहाँ पे विपक्ष की सरकारें, विपक्ष के सीएम या बड़े बड़े विपक्षी नेता की। और ऐसा ही कुछ हाल सीबीआई के साथ है। सीबीआई 2004 से लेकर के 2014 तक यानी कि जब यूपीए की सरकार थी, इस दौरान वो 72 राजनेताओं की स्कैनिंग कर रहे थे या उनकी जांच कर रहे थे। इनमें से 43 नेता विपक्ष के थे, यानी कि 60% विपक्ष के नेता की जांच कर रहे थे। लेकिन यही आंकड़ा 2014 से लेकर के 2022 को देख सकते हैं कि 124 नेताओं की जांच सीबीआई कर रही है या 124 नेता पर सीबीआई का शिकंजा है और इन 124 में से 118 नेता विपक्ष के, यानी कि यहाँ भी 95% जो नेता है जो सीबीआई के शिकंजे में है वो विपक्षी नेता है, सत्ता पक्ष के सिर्फ और सिर्फ 5%। और इतना ही नहीं, ये सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं कि बीते 7-8 साल के दौरान कुछ ऐसे विपक्ष के नेता थे जिन पर ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हुई, उन पर छापे पड़े, जांच चली, लेकिन जब वह अपने पार्टी को छोड़कर या तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए तो उन पर सारे जांच बंद हो गए। ऐसा ही कुछ नाम महाराष्ट्र के नेता नारायण राणे का है। जब वो कांग्रेस में थे तो उन पर 300 करोड़ के घोटाला के आरोप लगे थे, लेकिन जब वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और आज बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है तो वो केंद्रीय मंत्री बने हुए और इन पर सारे जांच ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। ऐसा ही नाम असम शारदा घोटाला से जुड़े हेमंत बिश्व शर्मा, जो असम में आज बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने हुए। जब ये कांग्रेस में थे तो इन पर असम शारदा घोटाला का आरोप लगा था, लेकिन जब वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर के आज बीजेपी में शामिल है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने हुए तो इन पर जांच ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। ऐसा ही एक और नाम शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के काफी करीबी, ममता बनर्जी के सरकार में नंबर 2 के लीडर कहे जा रहे थे, लेकिन इन पर भी 2020-21 में ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, ईडी और सीबीआई की जांच पड़ी। जब 2021 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो इन पर सारे जांच ठंडे बस्ते में चले गए और वो आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीन पर एक ग्राफ होगा। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2018-19 के बाद ईडी के द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इजाफा देखने को मिला। सीधे ये ग्राफ स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ दिख रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 2018-19 में इस कानून में बदलाव किए गए। हम उस कानून की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मोदी सरकार पर ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल करने के बार बार आरोप भी लगते। कुछ जानकार महाराष्ट्र को इस विधि का टेस्टिंग ग्राउंड भी कहते। आपको 2022 का महाराष्ट्र की वो घटना याद होगी जब महाराष्ट्र में उद्धव और एनसीपी और कांग्रेस की सरकार चल रही थी। शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे और शिवसेना में ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायक बगावत कर देते हैं, बगावत करके बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। तो उस समय उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ये ईडी के डर से और पैसों के लालच में विधायकों ने बगावत की। तो यानी कि इन पर आरोप लगते हैं कि ईडी का डर दिखाकर और पैसों की लालच देकर विधायकों को तोड़ने का भी काम मोदी सरकार करती है। चलिए हम जान लेते हैं कि
2019 में ईडी से जुड़ा कानून बदलने के बाद किस तरह से ईडी की ताकत बढ़ी। साल 2019 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि एमपीएमएलए में बदलाव किए। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल पावर दिया गया और ईडी को ये शक्ति दी गई कि वह इस कानून के तहत लोगों के आवास पर छापामारी, सर्च और गिरफ्तारी कर सकती है। इससे पहले किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में एमपीएमएलए की धारा लगने पर ही ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी ही खुद एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर सकती है। इस एक्ट के सेक्शन 45 में जोड़ा गया, जिसके तहत ईडी के अधिकारियों को ये पावर दिया गया कि वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। गैर कानूनी पैसे से बनाई गई संपत्ति को स्कोप को भी बढ़ावा दिया गया। इसके तहत ईडी को ये शक्ति दी गई कि अगर एजेंसी को लगता है कि कोई संपत्ति अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई गई है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। अगर पुलिस किसी को समन करती है तो समन करने वाले को बताया जाता है कि उसे अभियुक्त के तौर पर समन किया जा रहा है या गवाह के तौर पर, लेकिन ईडी को समन के लिए इस तरह की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ईडी की पूछताछ में ईडी के अधिकारियों के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, जबकि अन्य मामले में बयान तभी कानूनी रूप से वैध होता है जब वह मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया हो, लेकिन एमपीएमएलए के तहत ईडी के ऊपर मजिस्ट्रेट की कोई निगरानी नहीं होती है। आम एफआईआर में जिस पर आरोप होता है उसके पास अधिकार होता है कि वह एफआईआर की कॉपी मांग सके, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कॉपी अभियुक्त को देना कोई प्रावधान नहीं है। जब तक ईडी इस मामले में चार्जशीट दायर न करे तब तक अभियुक्त को पता नहीं होता कि उस पर कौन सी धाराएं लगी है। ईडी के लिए चार्जशीट दायर करने की मियाद 60 दिन है। यानी कहने का मतलब कि उन्हें एफआईआर की अपनी कॉपी भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है और ईडी को इसको देने का भी कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि आप अपने एफआईआर की कॉपी भी नहीं मांग सकते। वही ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है और अन्य मामले में वो बयान तभी मान्य होता है जब मजिस्ट्रेट के सामने दिया होता है। तो यानी इतने सारे डिफरेंसेज है। यही वो कारण है कि ईडी के द्वारा जब शिकंजा कसा जाता है तो उन्हें जमानत मिलना काफी मुश्किल हो जाते हैं। इन सब के अलावा एमपीएमएलए के खिलाफ एक दलील ये भी दी जाती है कि इस मामले पर खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ अभियुक्ति के पास होता है। जमानत मिलने के लिए कई मुश्किलें होती है क्योंकि एफआईआर न होने से कोर्ट में खुद पर लगे आरोप के खिलाफ बहस कर पाना अभियुक्ति के लिए मुमकिन नहीं होता है। तो यानी कहने का मतलब कि इसमें यह भी एक प्रावधान है कि जो अभिव्यक्ति होते हैं उन्हें अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता है कि हम निर्दोष नहीं है। और दिलचस्प बात तो यह भी है कि इनके पास एफआईआर की कॉपी भी नहीं होती थी। यानी एफआईआर की कॉपी भी नहीं है, इन पर आरोप क्या है, सेक्शन क्या लगे ये पता ही नहीं, उन्हें अपने आरोप निर्दोष भी साबित करना होता है। यही वो कारण है कि जमानत मिलना काफी मुश्किल हो जाता है और सत्येंद्र जैन से लेकर के हेमंत सोरेन से लेकर के मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय से, इन सबको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है क्योंकि कानून ही इतना जटिल है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि एमपीएमएलए में बदलाव को मनी बिल की तरफ पेश किया गया था। यानी कि 2019 में संसद में जब यह कानून पेश किया गया था तो मनी बिल यानी फाइनेंस बिल की तरह, और जब फाइनेंस बिल की तरह किसी को भी पेश किया जाता है तो उसे राज्यसभा में पेश करने या राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति के सिफारिश पर भेजा जाता है और लोकसभा में सिर्फ वोटिंग होती है। लोकसभा में साधारण बहुमत से ये बिल पास हो जाने पर यह बिल को पास मान लिया जाता है। लेकिन इसे फाइनेंस बिल की तरफ पेश किया गया क्योंकि उस वक्त यानी कि 2019 में राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं थी। विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि एमपीएमएलए में मनी बिल जैसे कोई बात नहीं है, फिर भी इसे मनी बिल की तरह लोकसभा से पारित करने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा है कि वह इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल करना चाहती है। एमपीएमएलए के इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने इस संशोधन को वाजिब ठहराया। केंद्र सरकार का तर्क था कि गंभीर वित्तीय गड़बड़ी की जांच के लिए यह जरूरी है कि ईडी को अधिक शक्तियां दी जाए। तो यह है ईडी के कानून में 2019 में किए गए बदलाव, जिसके कारण जो अभिव्यक्ति होते हैं, जिन पर जो आरोप होते हैं, उन्हें जमानत मिलना नामुमकिन सा हो जाता है। इस पूरा घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स को लाइक कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।